प्रेमगंज की छाया स्मृति पाठ का सारांश। ये पाठ शुक्ल जी द्वारा लिखा हुआ एक संस्मरणात्मक लेख है। संस्मरणात्मक का मतलब होता है संस्मृति यानी स्मृति यानी याददाश्त के आधार पर लिखा गया कोई पाठ। वास्तव में शुक्ल जी ने अपने बचपन की यादों को संजो करके बहुत साल बाद इस लेख को लिखा, जिसके मुख्य केंद्र में उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी थे। उन्होंने बताया कि बचपन से ही शुक्ल जी को साहित्य से प्रेम हो गया था, क्योंकि खुद उनके पिता हिंदी फारसी कविताओं को पढ़ने में रुचि रखते थे। साथ ही साथ रामचंद्रिका, रामचरितमानस और भारतेंदु जी के नाटक रात्रि के समय में पूरे घर को पढ़ करके सुनाते थे। यही कारण है कि शुक्ल जी को बचपन से ही भारतेंदु जी से लगाव हो गया था। लेकिन उनका जो बाल मन था, जो बचपन में उनकी बुद्धि थी, वो अक्सर करके भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र में कोई अंतर नहीं कर पाती थी। उनको लगता था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र मानो कोई एक ही व्यक्ति हैं। यही कारण है कि दोनों को एक मानने के वजह से उनके मन में एक अपूर्व मधुर भावना भारतेंदु जी के बारे में बन गई थी। देखा जाए तो भारतेंदु जी उनके लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं थे। कुछ समय बाद जब उनके पिता मिर्ज़ापुर आ गए, तब उन्हें मालूम लगा कि भारतेंदु जी की मंडली के एक सदस्य प्रेमगंज जी यानी कि चौधरी बद्री नारायण प्रेमगंज जी उन्हीं के शहर मिर्ज़ापुर में रहते हैं। एक दिन वे मित्रों के साथ उनके घर गए तो काफ़ी देर उन्होंने आसपास चक्कर लगाया और बहुत देर बाद उनके घर के ऊपरी बरामदे में लता प्रतानों यानी कि लताओं के झुंड के बीच में जो अलग अलग पेड़ों की बेल थी, उनके बीच में वो अपने एक हाथ को खंबे पर टिकाए हुए दिखाई दिए। और ये प्रेमगंज जी के साथ शुक्ल जी की पहली मुलाकात थी। बाद में शुक्ल जी केदारनाथ जी के पुस्तकालय से किताबें ला कर के पढ़ते रहे। असल में उनके पिता ने उनके घर में किताबें पढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ाई से विमुख हो जाए, पढ़ाई से अपना मन चुराने लगे। तो शुक्ल जी केदारनाथ जी पाठक द्वारा एक खोला हुआ जो पुस्तकालय था उसमें जाकर के किताबें पढ़ने लगे। एक बार की बात है जब केदारनाथ जी उन्हें काशी में भारतेंदु जी के घर के बाहर मिले, और जब केदारनाथ जी ने देखा कि ये बच्चा भारतेंदु जी के प्रति कितना लगाव रखता है, तो धीरे धीरे केदारनाथ जी और शुक्ल जी के बीच में भी एक मित्रता होती चली गई। समय के साथ भले ही उन दोनों की उम्र में एक काफ़ी अच्छा अंतर था, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में एक अलग ही प्रकार की मित्रता हो गई थी, जिसका मुख्य आधार साहित्य के प्रति दोनों का प्रेम था। शुक्ल जी 16 वर्ष के हुए तो उनकी समवयस्क मित्रों के साथ एक मंडली बन गई। उनके कई दोस्त थे, जिसमें भगवान दास हालना जी और उमाशंकर द्विवेदी, काशी प्रसाद जायसवाल जैसे प्रसिद्ध लोग जो बाद में प्रसिद्ध हुए, वो सब उनके मित्र मंडली में शामिल थे। और ये सब शाम को बैठ कर के अक्सर करके साहित्य पर चर्चा किया करते थे, और इस चर्चा में निसंदेह जैसे शब्दों का अक्सर करके प्रयोग होता था। पर जहाँ ये रहते थे वहाँ आस पड़ोस में उर्दू भाषी वकील रहा करते थे। उनके लिए ये सब शब्द बड़े ही नए थे। उनको लगता था ये निसंदेह पता नहीं किस तरह का शब्द है, ये बच्चे बड़ा प्रयोग करते हैं। और धीरे धीरे उन्होंने इनकी मित्र मंडली का नाम ही रख दिया निसंदेह मंडली। और इसी तरह की बातों में आगे शुक्ल जी बताते हैं कि जब वो बड़े हुए थोड़े 20-22 साल के करीब के, तो शुक्ल जी एक लेखक की हैसियत से अब प्रेमगंज जी के घर जाने लगे। प्रेमगंज जी भी रईस व्यक्ति थे। उनके यहाँ हर त्यौहार, चाहे वो होली हो चाहे वो बसंत पंचमी, बड़ा ही ज़ोर शोर से मनाया जाता था। उनकी रईसी का आलम ये था कि एक लड़का सदैव पान की थाली लिए उनके पीछे पीछे घूमता था, और उनका हर बात करने का अंदाज बड़ा ही निराला था। यहाँ तक कि वो अपने नौकरों से जो बात करते थे वो भी इतनी अलग होती थी कि सुनने वाले को मज़ा आ जाता था। यदि किसी नौकर से कुछ गिर जाए तो वे कारे बचा त ना ही कहते, और क्यों साहब लगा करके हर बात को वो शुरू करते। स्वयं हंसी मजाक करते तो लोग भी उनसे विनोद और मजाक करते।
क्योंकि जब व्यक्ति खुद दूसरों से मजाक करता है तो दूसरे भी उसके साथ उतना ही मजाक करते हैं। ऐसा ही एक किस्सा है कि जब एक कवि वामनाचार्य गिरी ने उन्हें खम्बे से टेक लगा करके देख करके नीचे से एक कविता छोड़ी और कहा कि खम्बा टेक खड़ी जैसे नारी मुगलाने की, यानी इसका मतलब हुआ कि उन्होंने प्रेमगंजी को देख करके कहा कि आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे खम्बा टेक करके कोई नारी, मुगलों की कोई नारी खड़ी हुई हो। असल में ये प्रेमगंजी का स्वभाव था कि वो जितना लोगों के साथ मजाक करते थे तो वो मजाक का बुरा भी नहीं मानते थे, लोग भी उनके साथ मजाक करते थे। ये सारी बातें हमें शुक्ल जी के माध्यम से संस्मरण में पता लग रही हैं। एक और किस्सा शुक्ल जी ने बताया है कि प्रेमगंज जी के घर में एक बार एक पड़ोसी आए और पड़ोसी से मज़े लेने के लिए प्रेमगंज जी ने उनसे पूछा कि साहब ये घनचक्कर का क्या मतलब होता है, हमने बहुत बार इसको जानना चाहा है। तो उस पड़ोसी ने कहा कि ये क्या बात है, ये तो बहुत आसान है, एक पेज पर सुबह से शाम तक के काम नोट कर लीजिए, बस यही सब घनचक्कर होना है। असल में जितने भी काम हम सुबह से शाम तक करते हैं वही सब तो घनचक्कर होना है। एक अन्य किस्से में शुक्ल जी बताते हैं कि जब प्रेमगंज जी के घर अपनी मंडली में वो दोस्तों के साथ उनके पास बैठे हुए थे तो अचानक से लैंप की एक बत्ती फड़फड़ाने लगी और उसके फड़फड़ाने पर जब शुक्ल जी ने उसे बंद करने की कोशिश की तो खुद शुक्ल जी के एक मित्र लक्ष्मी नारायण ने उनका हाथ रोक लिया और कहा कि रुको जरा देखने दो कि प्रेमगंज जी क्या करते हैं। लैंप की पत्ती फड़फड़ाई जा रही थी पर प्रेमगंज जी ने ना तो स्वयं वो लैंप बंद की और ना ही किसी को करने दी और लगातार नौकरों को आवाज़ लगाते रहे, लगातार कहते रहे कि कब आओगे, जब ये फूट जाएगी तब आओगे। और नतीजा वही हुआ कि अंत में वो लैंप फूट ही गया। ये किस्सा बताता है कि प्रेमगंज जी कितने मस्त मौला आदमी थे। वो अपने लगभग छोटे मोटे कामों के लिए अपने नौकरों पर पूरी तरह निर्भर रहते थे। प्रेमगंज जी के बारे में जब शुक्ल जी बताते हैं तो वो कहते हैं कि प्रेमगंज जी का मानना था कि नागरी ही असल भाषा है। नागरी से तात्पर्य यहाँ पर देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी खड़ी बोली से है। वही नागरी अपभ्रंश से बाद में पुरानी हिंदी के माध्यम से आज की खड़ी बोली और हमारी हिंदी बन गई है। यही मानना था प्रेमगंज जी का कि वही नागरी भाषा हमारी हिंदी भाषा है। और मिर्ज़ापुर को वो असल में मीरजापुर कहते थे और मीर माने समुद्र और जा माने उसमें पैदा होने वाला, यानी मिर्जा का मतलब वो लक्ष्मी निकालते थे और इसलिए उनकी नज़र में मिर्ज़ापुर यानी कि लक्ष्मीपुर था। ये सारी बातें शुक्ल जी के माध्यम से हमें पता लगी कि प्रेमगंज जी का कैसा स्वभाव था, खुद शुक्ल जी का किस तरीके से साहित्य के प्रति इतना झुकाव हुआ और प्रेमगंज जी के व्यक्तित्व का उनके जीवन पर क्या प्रभाव रहा। ये सारी बात आज हमने प्रेमघन की छाया स्मृति में, जो कि श्री रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है, उस पाठ के माध्यम से जानी है। धन्यवाद।